इनकम टैक्स के अंतर्गत ट्रस्ट एवं एनजीओ के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं। हमारे देश में बहुत सारे ट्रस्ट एवं एनजीओ ऐसे हैं जिसका सरकार के पास सूचीबद्ध ब्यौरा नहीं है। इसके कारण सरकार प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाती है। उस सब लूपहोल्स को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस किए हैं, जिसके कारण कंप्लेंट्स का बर्डन एनजीओ और ट्रस्टों पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अतः जो भी एनजीओ और ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं वो बड़े ध्यान से सुनें और इसे समझने की कोशिश करें ताकि वो कंप्लेंट्स टाइम से कर सकें। जो एनजीओ एवं ट्रस्ट पुराने हैं सेक्शन 12A के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उन सभी ट्रस्टों और एनजीओ को दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने की अवधि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनका 1 जनवरी 2021 से रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तब क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर जो भी आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जितनी भी आपकी रिसीट्स आई हैं उन सबका 35.88% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। और जो भी ट्रस्ट में बैलेंस पैसा बचेगा वो किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करके अपने ट्रस्ट को बंद कराना होगा। इसी तरह एटीजी का रूल्स है। अगर आप एटीजी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको एटीजी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब ये बात आती है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से क्यों हो रहा है। इसलिए रजिस्ट्रेशन दोबारा से हो रहा है क्योंकि हमारे देश में हर स्टेट में, जैसे यूपी का स्टेट हो तो लखनऊ से कंट्रोल होता है, दिल्ली का, हर जगह का अलग अलग कंट्रोल होता है और वो सेंट्रल कंट्रोल में नहीं है। जब सेंट्रल कंट्रोल में नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसलिए ये एक नया सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है और ये रजिस्ट्रेशन इनिशियली 5 साल के लिए होगा। 5 साल बाद इसका रिन्यूअल कराना होगा। अब रिन्यूअल, अभी क्वेश्चन आता है कि रिन्यूअल 5 साल के बाद होगा या 5 साल से पहले होगा। ये रिन्यूअल 5वां साल ख़त्म होने से पहले होगा, जिसकी पीरियड की अवधि 6 महीने गवर्नमेंट ने बताई है। मतलब 4.5 साल ख़त्म होने के बाद और 5वां साल ख़त्म होने से पहले आपको रिन्यूअल करवाना होगा। रिन्यूअल कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे? इनकम टैक्स की रिटर्न्स जाएंगी, बैलेंस शीट जाएंगी, ऑडिट रिपोर्ट जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जाएंगे और अदर लीगल कम्प्लियंसेस। जैसे आपने टीडीएस की रिटर्न्स फाइल की है तो उसकी डिटेल भी मांग सकती है। अगर आप ESI एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल भी गवर्नमेंट मांग सकती है, उसके नंबर भी मांग सकती है। इन सबको मांगने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए दोबारा से आपका रिन्यूअल कर दिया जाएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको एक नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस पे आपको उसका जवाब देना होगा। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आपको 5 साल के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वो अगर वेरिफिकेशन के अंतर्गत ये पाया जाता है कि आपने किसी लॉ का उल्लंघन किया है, कहने का मतलब ये कि अगर आपने 5 सालों के अंदर आपके यहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और आपने उनका ESI रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो ESI एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। अगर आपने मिनिमम वेजेस से कम किसी को पैसा दिया है तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। अगर एनजीओ या ट्रस्ट किसी एक्ट का वायलेशन करती है तो प्रिंसिपल ऑफिसर आपको रिन्यूअल रद्द कर सकता है, आपको रिन्यूअल नहीं करेगा आपका, या आपके ऊपर पेनाल्टी लगा के रिन्यूअल कर सकता है। ये उस समय डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशंस आती है। ठीक है। सभी रजिस्टर्ड ट्रस्ट और एनजीओ को अपने डोनर के नाम, पैन नंबर और एड्रेस का एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा और उस सारी डिटेल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर ऑनलाइन फाइल करना होगा। ये फाइलिंग एक समय सीमा के अंतर्गत होगी।
और ये जो फाइलिंग है क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। अभी इसके नियम बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक इसके नियम बनकर आ जाएंगे। उसके बाद ये रूल्स जनवरी से या अगले अप्रैल से या मार्च से लागू होगा। अगर कोई भी ट्रस्ट या एनजीओ अपने डोनर की डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट नहीं करता है तब क्या होगा? तब उसके दो रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट तो ये आएगा कि आपके ऊपर 200 रुपये पर डे की पेनाल्टी पड़ेगी, और दूसरा जिस डोनर ने आपको डोनेट किया है उसको ATG की छूट नहीं मिलेगी। ये तो दूसरी कंडीशन हो गई कि आपको डोनर की डिटेल सबमिट करनी है गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि किस किस आदमी ने कितना डोनेशन दिया है। अभी क्या होता है हमारे यहाँ कि फेक डोनेशन की छूट ATG के अंतर्गत लोग ले लेते हैं, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन का रूल नहीं है। अब क्रॉस वेरिफिकेशन का रूल आ गया है। 26A के अंतर्गत डोनेशन की डिटेल्स आएगी, वही उसका उनको छूट मिलेगी। नॉर्मली ATG के अंतर्गत 50% के डोनेशन की छूट मिल जाती है पब्लिक को जो डोनेट करते हैं, लेकिन अब उसी कंडीशन में आगे मिलेगी जब उनको 26A के अंतर्गत डिटेल्स आएगी। अगर नहीं आती है तो उनको छूट नहीं मिलेगी, और वो अगर कंप्लेंट करते हैं तो NGO की इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके ऊपर 200 रुपये पर डे की पेनाल्टी का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कैश में डोनेशन 2000 रुपये पर पर्सन पर ईयर अलाउ है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैश में डोनेशन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बंद कर दिया है। सिर्फ 2000 रुपये पर पर्सन पर ईयर अलाउ है। 2000 से ऊपर का डोनेशन चेक से, नेफ्ट से या डिजिटल पेमेंट द्वारा ही लिया जाएगा। अगर कोई ट्रस्ट या NGO इसका वैल्यूएशन करता है तो उस पर इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स है 35.88 का रेट है आज की तारीख में, उसका उनके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये रेट बढ़ भी सकता है। गवर्नमेंट समय समय पर रेट ऑफ टैक्सेस चेंज करती रहती है, लेकिन आज की तारीख में 35.88% टैक्स रेट है जो उस अमाउंट पर लगेगा जितना वैल्यूएशन किया जाता है। ऐसी कैश में खर्चे करने की गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी है। कैश में खर्चे करने की लिमिट 10,000 रुपये पर बिल है, यह पर पर्सन पर डे अलाउ है। अगर आपने किसी से 1 लाख रुपये का बिल लिया, 1 लाख रुपये का माल लिया, और उसको आप पर डे 10,000 रुपये करके देते हैं या एक हफ्ते में 10,000 रुपये देते हैं, तो तब तो ठीक है, उसकी रिसीट लग जाएगी, रिवेन्यू स्टाम्प लगा के उसका वाउचर बनेगा। रिवेन्यू स्टाम्प लगा के उसका 10,000 रुपये का, सपोज करो आपने 1 लाख रुपये का लिया, 10,000 उसको आज आपने दे दिए, तो 10,000 रुपये के वाउचर के ऊपर वो व्यक्ति साइन करेगा और वो आपको वाउचर बना के रखना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपये का माल लिया और उसको आपने पेमेंट कैश कर दी तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। तो इस तरह से जो भी आएंगे खर्चे, वो उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये पर बिल या 10,000 रुपये पर पर्सन पर डे अलाउ है कि आपने क्रेडिट में माल लिया और उसकी पेमेंट आपने किस्तों में कर दी, और किसी व्यापारी ने चेक नहीं लिया तो कैश में कर दिया और रिवेन्यू स्टाम्प लगा के उसने साइन करके आपको दिया हुआ है। सभी बिलों पर पार्टी का नाम, एड्रेस और उसका पैन नंबर लिखा होना चाहिए, ये मस्ट है। ये ट्रस्ट और NGO की जिम्मेदारी है कि अब जिस व्यक्ति से डील कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर अनआइडेंटिफाइड पर्सन के साथ वो काम करता है तो गवर्नमेंट उसको छूट नहीं देगी और उसके ऊपर 35.88% का टैक्स लगेगा। ये नोट कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को। एस्टिमेट बिल मान्य नहीं है। मार्केट में जाकर देखते हैं एस्टिमेट के बिल दे देते हैं, क्योंकि व्यापारी लोग कच्चे का माल बेचते हैं। कच्चे का मीन कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना चाहता, कच्चे में माल बेचना चाहते हैं। और NGO उनसे अगर माल खरीद लेता है तो उसके ऊपर उसको छूट नहीं मिलेगी, उसका 35.88% NGO को देना होगा। अगर कोई NGO किसी से सर्विसेज लेता है, मान लो कोई कर्मचारी, तो जो भी कर्मचारी हैं वो तो उसके सैलरी रजिस्टर में नाम आ जाता है, उसके रिकॉर्ड में नाम रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मचारी होते हैं जो आते हैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सफाई करके चले जाते हैं, महीने में 1000 रुपये 500 रुपये सफाई के लेते हैं, तो उसके लिए कोई बिल उल तो होता नहीं है उनके पास। तो वो एक वाउचर के ऊपर अपना नाम, पता, एड्रेस, तो आपको पता होगा उसका, जिस व्यक्ति से आप काम कर रहे हैं उसका नाम, पता, एड्रेस को पता होना चाहिए, और वो उस वाउचर के ऊपर वो अपना नाम, पता, एड्रेस लिख के, संबंधित खर्चे लिख के, अगर 5,000 से ऊपर का उसको पेमेंट करते हैं तो रिवेन्यू स्टाम्प लगा के और 5,000 रुपये से
कम का पेमेंट उसको हमने किया है, बिना रेवेन्यू स्टाम्प लगा के उसका वाउचर वैलिड माना जाएगा। ये तो आपके खर्चों का हिसाब हो। अब आता है कि एनजीओ की जो अपनी रिसीट्स होती है उसको पूरे साल में कितना खर्चा करना चाहिए। तो सरकार ने कहा है कि एनजीओ को जितना भी पैसा मिलता है डोनेशन के रूप में, कंट्रीब्यूशन के रूप में या एनी अदर रूप में, तो उसका 15% रिटेन कर सकती है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, और उसको 85% हर साल खर्च कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट के रूलिंग्स में है कि 85% उसको खर्च कर देना चाहिए। अगर वो 85% खर्च नहीं करती है तो उसको वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से खर्च नहीं कर पाई। कभी कभी क्या होता है कि एनजीओ को 31 मार्च में या 30 मार्च में पैसा ट्रांसफ़र हो गया आता है तो वो खर्च नहीं कर पाती। तो एक वैलिड रीज़न है कि जब मेरे पास पैसा तो आ गया लेकिन खर्च करने के लिए मुझे समय चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं पैसा निकाल के घर में रख लूँ और खर्चे का वाउचर डाल दूँ, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो डिसअलाउड हो जाएगा सारा। तो उसके लिए उसको वक्त चाहिए। तो ये एक वैलिड रीज़न माना जाता है कि उसके पास पैसा नहीं आया था जिसके कारण वो खर्च नहीं कर पाई। लेकिन अगर उसके पास पैसा भी आ गया, उसके पास समय भी है और उसने खर्च नहीं किया, तब क्या होगा? तब जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके ऊपर 35.88% का टैक्स लगेगा। ये पहला रूल है। अगर उसने खर्च नहीं किया और वो चाहता है कि उसके ऊपर 35.88% का टैक्स ना लगे, तो उसको किसी शेड्यूल्ड बैंक में सेक्शन 11(1)D के अंतर्गत किसी शेड्यूल्ड बैंक में उस डिफरेंस अमाउंट को एफडी के रूप में जमा कराना, या किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट में खोल के वहाँ जमा कराना होगा, या कोई किसान विकास पत्र या एनएससी उसको लेनी होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंतर्गत उस पैसे को वो डिपॉजिट कर सकता है और उसका डिक्लेरेशन दे सकता है कि मैं खर्च नहीं कर पाया था, मैंने पैसा गवर्नमेंट के पास एफडी के रूप में, सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस में, एनएससी के रूप में, किसान विकास पत्र के रूप में मैंने उसको सेव कर दिया है, ताकि वक्त पड़ने पर मैं उसको निकाल के यूज़ कर सकूं, ताकि इस पैसे का मिसयूज़ ना हो, गलत तरीके से ना हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास एक तो वैलिड रीज़न होना चाहिए, दूसरा अगर आपने खर्च नहीं किया है और आपने खर्च नहीं किया है तो उसको आपने शेड्यूल्ड बैंक में जमा करा दिया है। इसी तरीके से अगर आपने किसी ट्रस्ट ने कोई संपत्ति सेल कर दी है, कोई एसेट्स बेच दी, उसके पास पैसा आ गया, उसको री इन्वेस्टमेंट करना है, री इन्वेस्टमेंट करने में उसको टाइम लग रहा है किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने में, तो वो पैसा भी उसको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में या एनएससी के रूप में या विकास पत्र के रूप में या किसी शेड्यूल्ड बैंक में एफडी के रूप में उसको रख देना चाहिए, है ना, ताकि उसके ऊपर टैक्स ना लगे। अदरवाइज़ 35.88% का टैक्स बहुत होता है और वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती लग जाएगी। अब आता है कि एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करें एनजीओ। इसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया कि एनजीओ और ट्रस्ट को अपने खर्चे, बिल्स, वाउचर्स, कैश बुक, बैंक बुक प्रतिदिन डेली मेंटेन करने होंगे। उसको एक कंप्यूटर लगाना होगा, एक अकाउंटिंग का कोई पैकेज लेना होगा, पैकेज टैली पैकेज भी हो सकता है, बीजी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझे। उसको एक अकाउंटिंग पैकेज रखना होगा और उसमें प्रतिदिन डेली सारे खर्चे, सारे कैश के खर्चे, सारे बैंक के खर्चे, जनरल के खर्चे सब उसको रिकॉर्ड करने होंगे। अगर उसके पास 10 से ज़्यादा स्टाफ है तो उसको ईएसआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन करना होगा, मंथली ईएसआई की रिटर्न फाइल करनी होगी, उसको स्टाफ की फ़ाइल मेंटेन करनी होगी, जैसे उसका बायोडाटा, उसका फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आदि की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी एक फ़ाइल में करके रखनी होगी, सैलरी रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ये सब डिटेल्स उसको प्रॉपर तरीके से सारी मेंटेन करनी होगी। अटेंडेंस रजिस्टर इज़ मस्ट, कि किस एम्प्लॉई ने कितने दिन वर्क किया आपके यहाँ, उसका पूरा ब्यौरा आपको रखना होगा। ट्रस्ट और एनजीओ को जो भी वो प्रोजेक्ट करती है उसकी हर प्रोजेक्ट की एक अलग फ़ाइल तैयार करनी होगी, उस कार्य की फ़ोटोग्राफ और उस एक्सपेंसेस फाइल अलग से प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी होगी, ताकि कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी कमिश्नर डिटेल्स मांगे तो उसको प्रोवाइड किया जा सके।
कहने का मतलब क्या है कि आपको ट्रस्ट और एनजीओ को अपने हर पेमेंट के आने और पेमेंट के जाने का ट्रांसपेरेंट हिसाब रखना होगा। एक एक वाउचर प्रॉपरली ट्रस्टी के द्वारा साइन होगा, जो पैसा यूज़ कर रहा है जिसने पेमेंट ली है उसके द्वारा भी साइन किया जाएगा। साल के समाप्त होने पर एनजीओ और ट्रस्ट अपने सभी बिल, वाउचर, कैश बुक, बैंक बुक और साथ में टैली का अकाउंटिंग पैकेज लेकर अपने द्वारा अपॉइंटेड सीए के पास जाकर उसका ऑडिट कराने के लिए अपने सीए को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका अपॉइंटेड सीए टैली पैकेज को उसकी बुक्स के द्वारा, उसके वाउचर के द्वारा, उसके बिल्स के द्वारा क्रॉस वेरीफाई कर सकें, उनके वाउचर को चेक कर सकें कि प्रॉपर्ली अकाउंटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, प्रॉपर्ली लॉज का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, और सही टैक्सेशन जो हुआ है उसके द्वारा उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर वो एनजीओ को देगा। और ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करनी होगी UDIN नंबर के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी को कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो ट्रस्टी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, सभी को सरकार ने बहुत टाइट तरीके से किया हुआ है। कंप्लेंसेस बहुत ज़्यादा कर दी है, हर चीज़ का बर्डन कर दिया है, हर चीज़ प्रॉपर अकाउंटेड होनी चाहिए। अगर प्रॉपर अकाउंटेड नहीं होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर पाएगा, ऑडिट नहीं कर पाएगा तो ITR ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं होगी समय सीमा के अंतर्गत। समय सीमा के अंतर्गत अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई तब वो 35.88% की दर से इनकम टैक्स लगेगा। ये बहुत ही बड़ा काम है। हर एनजीओ को, हर सोसाइटी वाले को, हर ट्रस्ट वाले को अपने यहाँ एक प्रॉपर अकाउंटेंट मेंटेन करना चाहिए, जो डेली रूप से हर खर्चे को प्रॉपर अकाउंट करें, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हर चीज़ की मेंटेन करें, उसको हर चीज़ के लास्ट डेट मेंटेन करें, क्योंकि हर लास्ट डेट के ऊपर पेनाल्टी प्रोविजंस हैं। अगर समय सीमा के अंतर्गत नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग क्या करते हैं कि लास्ट डेट पे या लास्ट डेट से 10 दिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उनको अपने बिल्स, अपने वाउचर्स, अपनी बैंक सब दे देते हैं। उसका होगा क्या? जब तक आप उसको अकाउंटिंग पैकेज नहीं देंगे उसको, वो चेक किससे करेगा? उस डाटा को अगर उससे कहने कि साहब सीए साहब आप ही बना लो इसको, तो सीए साहब अगर बनाएंगे तो उसका ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट करने वाला और बनाने वाला अलग अलग होना चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है कि ऑडिट करने वाला और डॉक्यूमेंट को बनाने वाला दो अलग डिफरेंट व्यक्ति होने चाहिए। अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट कैंसिल हो जाएगा, हर चीज़ के ऊपर पेनाल्टीज पड़ेंगी आपके ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखें, प्रॉपर डेली अकाउंटिंग का ध्यान रखें, अकाउंटेंट रखें, प्रॉपर तरीके से उसकी अकाउंटिंग करवाएं, एक एक वाउचर को चेक करें, एक एक खर्चे को चेक करें। 10,000 से ऊपर का कैश का बिल नहीं होना चाहिए। अगर कैश का बिल है तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर रेवेन्यू स्टाम्प साइन होके उस व्यापारी के साइन होने चाहिए जिसने पैसा लिया है 10,000 रुपया। 10,000 पर डे से ज़्यादा वो ले नहीं सकता, तो उसी हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। उस व्यक्ति को भी, उस व्यापारी को भी अपने यहाँ सेम डे कैश रिसीट दिखानी चाहिए, कैश रिसीट काट के देनी चाहिए। वो व्यापारी, आपने तो वाउचर पे साइन करा लिए, अब वो व्यापारी ने पैसा लिया है वो भी तो आपको एक साइन करके कागज़ देगा, तो वो कैश रिसीट भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के लिए, और ये सब काम एक अकाउंटेंट तो कर सकता है, एनजीओ का ट्रस्टी नहीं कर सकता। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आप मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा सा आपको समझने के लिए, कि किसी एनजीओ का या ट्रस्ट को कुल रिसीट्स 1 लाख रुपए मिलती है। एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, या रजिस्टर्ड है पर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, जिसके कारण ऑडिट नहीं हुआ और ITR ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। तब क्या होगा? तब 1 लाख रुपये का 35.88% की दर से इनकम टैक्स उसके ऊपर लगेगा। मतलब अगर एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो 35.88% की दर से टैक्स लगेगा उसको। अगर रजिस्टर्ड है
और ऑडिट उसने टाइम से नहीं कराया है, उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है टाइम से, प्रॉपर तरीके से उसको अपॉइंट ही नहीं किया उसको, समझे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको दिया ही नहीं है, तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। वो ऑडिट नहीं कर पाया तो फिर आपके ऊपर 35.88% की दर से टैक्स लगेगा। अब जो ये तो पुराने एनजीओ की बात होगी, पुराने ट्रस्टी। अब जो नए एनजीओ या नए ट्रस्ट बन रहे हैं, उनके लिए ट्रस्ट बनने के बाद या एनजीओ बनने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहले उनको प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जिसकी अवधि 3 साल के लिए होगी। 3 साल के अंदर उनको ये कहा जाएगा कि आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। और काम स्टार्ट होने के बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। नए को 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार प्रोविज़नल देना पड़ेगा स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन, जैसे आप एनजीओ हैं, आपने आज आपका रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट बन गया। आपका ट्रस्ट बनने के बाद आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, पैन कार्ड ले लिया। लेने के बाद आप उसका सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ाइल डाल दीजिए, आपको प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के मिलेगा, उसकी अवधि 3 साल के लिए होगी। 3 साल के आपने 3 महीने के अंदर काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद आपने एक्सपेंसेस किए, प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाई, ठीक है। वो करने के बाद उसका आपने सर्टिफाइड कराया सीए से, ऑडिट कराया, उसका एक सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आपको एक परमानेंट के लिए 5 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराना होगा, तब जाके आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिला। फिर वो हर 5 साल के लिए फिर सेम सिस्टम जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसलिए मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ने के बाद कि गवर्नमेंट ने एनजीओ और ट्रस्ट, जिसको गवर्नमेंट ने छूट प्रदान की है, इनकम टैक्स से छूट प्रदान की है रजिस्टर्ड को, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया कि वो गलत काम ना करें, गलत वाउचर ना लें, पेमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से करें। क्योंकि एनजीओ क्या करता है कि डोनेशन लेता है, डोनेशन लेने के बाद उससे खर्चे करता है, तो वो खर्चे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये एनजीओ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, इसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा दी है कि टाइम लिमिट के बारे में क्या है कि जैसे सपोज़ करो किसी रिटर्न्स फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर तक एनजीओ अपनी बुक्स मेंटेन नहीं कर पाया, तो वो ऑडिट भी नहीं करा पाया, तो उसकी रिटर्न्स भी फाइल नहीं हुई। तब क्या होगा? तब उसको 35.88% की दर से टैक्स देना होगा टोटल रिसीट्स का। अगर 1 करोड़ की उसकी रिसीट्स है और सारा पैसा उसने खर्च कर दिया है, लेकिन वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट नहीं कर पाया, ऑडिट नहीं करा पाया, ठीक है, तब क्या हुआ? उसको 35-36 लाख रुपए का टैक्स और भरना पड़ेगा। एक तरफ तो उसने सारा पैसा खर्च कर दिया, दूसरे 35-36%, इसलिए कोई ना टाइमली कंप्लेंस नहीं करा। तो वही ट्रस्टी, वही एनजीओ ट्रस्ट को चलाएं या एनजीओ को चलाएं जो गवर्नमेंट की कंप्लेंसेस का बर्डन ले सकें और उसको टाइमली कंप्लीट कर सकें। अदरवाइज़ एनजीओ चलाने का उनको कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू।